नमस्कार। लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार और आज मेरे साथ बात करने के लिए भी नीरज जी नाम के एक शख्स है जिनका नाम है नीरज अरोड़ा। वो से बात करेंगे। नीरज अरोड़ा जी, आपका लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अभी पिछले 2 साल से 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट जो था वो लाइव हियरिंग या लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ जो मुकदमेबाजी क्या जो लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहा था, लाइव रिकॉर्डिंग इनकी दिखाई जाए, उस पर बातचीत जी चल रही थी। कोविड ने इसको एकदम से 2 कदम आगे कर दिया कि आप वर्चुअल हियरिंग पे आ गए। कहा तो जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की उनको लाइव दिखाने की बात हो रही थी, और कहा हम वो सारी प्रोसीडिंग्स अलग अलग जगह पर बैठ के, जज भी अलग जगह पे बैठे हैं, वकील भी सामने नहीं है, और वो सारे लोग एक साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के जरिए क्या कहते हैं वो मुकदमों की सुनवाई होने लगी। तो अब लेकिन इसका विरोध क्यों हो गया? तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि हम एक कदम बढ़ा के 2 कदम आगे चले थे, लेकिन अगर हम फिर वापस ओपन हियरिंग सिस्टम की तरफ आएंगे तो ये कदम पीछे खींचने जैसा नहीं होगा कि एक कदम वापस ले लिया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको पहले इसका प्रोस्पेक्टिव बता दूंगा। अभी तक जो वर्चुअल कोर्ट हियरिंग है वो पूरे विश्व के बहुत सारे कंट्रीज में चल रही है, जिनमें लीडिंग कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएस है और सिंगापुर है। अगर हम उनके जो सिस्टम है उसको अगर एनालाइज करें तो इसमें हमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझ में आती हैं। पहला ये कि जब टेक्नोलॉजी वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ ई फाइलिंग, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तीसरी स्टेज पे हमने दोनों को इंटीग्रेट किया। फिर अगर हम प्रोसेस में आए तो प्रोसेस में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ आपका ई फाइलिंग, फिर हम आगे हमने अडोप्ट किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को फॉर द पर्पस ऑफ आर्गूमेंट। आर्गूमेंट के बाद हम मूव किए प्री ट्रायल स्टेज पे, फिर हम ट्रायल स्टेज पे, फिर हम आए जजमेंट पे। तो दिस वाज द जर्नी एज फार एज द प्रोसेस इज कंसर्न। एंड नाउ कम टू द implementation of the court mechanism. So there also initially it was the use of the computer only as an aid to the court. Then we moved to the e-filing and the cause list and sharing of the data. Then we moved to the 100% virtual court. So everything has moved through stages. And now the requirement is when you move through the stages, with every stage you require a different technology setup, you require a different type of software, you require a integration. So there were 2 type of integration. One was the horizontal integration. तो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि उन्होंने पहले कोर्ट को मैप किया पुलिस के साथ प्रोसिक्यूशन के बाद उन्होंने डिफेंस को। तो इस तरह का हॉरिजेंटल वर्टिकल इंटीग्रेशन हुआ, फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन हुआ। तो अगर हम किसी भी कंट्री को देखते हैं तो इस प्रोसेस में 10 से 15 साल उनको लगे इस जर्नी को कैरी करने में। अब हम अगर इंडिया के प्रवेश में देखें तो अभी इंडिया के अंदर हम फर्स्ट स्टेज पर हैं, जहां पर हम स्टेज पर हैं ई फाइलिंग पर। तो ई फाइलिंग पे अगर हम देखें तो पूरे कंट्री में या तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कुछ मेट्रो सिटीज में ही अभी इम्प्लीमेंट हो पाया है। लेकिन अगर हम छोटे शहरों में देखें, गांव में देखें, वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो जो स्टेटमेंट बीसीआई से आई या जो स्टेटमेंट दूसरे सोर्सेज से आ रही है वो उसी प्रवेश में जा रही है कि अगर हम अभी ई फाइलिंग पे हैं तो हम डायरेक्ट वर्चुअल कोर्ट में नहीं जा सकते। एक तो हमें एक एक करके स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा, और जैसे ही हम एक स्टेज क्रॉस करते हैं हमें उससे रिलेटेड कंपैटिबल सॉफ्टवेयर चाहिए। एंड अबव ऑल जो हमारी लीगल कम्युनिटी है उसको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, और उनको इस बात से अवेयर कराना पड़ेगा कि इस प्रोसेस के क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या प्राइवेसी इशू है, क्या सिक्योरिटी इशू है, और इन सब चीजों को वो किस एहतियात को, किस प्रोसीजर को यूज करके करें कि वो इसका पूरा फायदा उठा पाए। तो मेरा जो मानना है कि ये जो स्टेटमेंट आ रही है ये उस प्रवेश में है, ना कि इस प्रवेश में है कि हमें ये सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं लेकिन लेकिन नीरज जी, जो बीसीआई का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम वकील अभी इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत सारे वकील टेक सेवी नहीं होंगे, लेकिन क्या इसको एकदम से रोक देना कि नहीं हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, या जो शोर निकल के आएगा कि नहीं नहीं अभी नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही बदलने को तैयार? क्योंकि अगर ये चीजें डेवलप हो रही है तो मानवीय बात है, एक बड़ी फ्रेटर्निटी को इसके लिए अपने को चेंज भी करना होगा। तो एक तरफ से चेंज, दोनों तरफ से चेंज होगा तभी ये संभव हो पाएगा।
तो हमको भी बदलना, हमको इन द सेंस लाइक वकीलों को भी बदलना होगा और उनको भी टेक सेवी जिसे कहते हैं होना होगा। क्या ये नहीं है कि हमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए वकीलों को? देखिए, मैं इसमें आपको एक बहुत बेसिक कंसेप्ट से बात बताता हूँ। एक कंसेप्ट है डिजिटल डिवाइड, जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं। डिजिटल डिवाइड का मतलब है उन लोगों में जिनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड सभी सुविधाएं हैं और उन लोगों में जिनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड सभी सुविधाएं नहीं है। वो सोसाइटी में दो ग्रुप क्रिएट कर देती है, ग्रुप ऑफ हैव एंड हैव नॉट। जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो लोग दे आर मोर एफिशिएंट। वो लोग गूगल और सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म का सारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। उनके पास क्योंकि सारी फैसिलिटीज हैं, तो उनके पास एजुकेशन और अदर रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। जबकि वो लोग जिनके पास इंटरनेट के रिसोर्स नहीं है, तो वो इन फैसिलिटीज के ना होने की वजह से एजुकेशन वाइज, अवेयरनेस वाइज कहीं ना कहीं इन लोगों से बैकवर्ड है। तो सेम टाइप का डिजिटल डिवाइड यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। एक तो वकीलों की वो कम्युनिटी है जो अभी एनएलयू या अच्छे कॉलेजों से आई है, जो अपने आप में जितने भी टेक्नोलॉजिकल मीडियम है उससे बहुत कंफर्टेबल है। मतलब रेदर वो प्रेफर करते हैं कि वो उन्हीं मीडियम का यूज करें। और दूसरी तरफ जो हमारे दूसरे एडवोकेट हैं, जिनमें मैं कहूँगा बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, या जो लोग एजेड हैं, जो अभी कंप्यूटर या मोबाइल के यूज से अपने आप में कंफर्टेबल नहीं है। सेकेंडली, उन लोगों को इस पोजीशन में आने में, ताकि वो भी उससे कंफर्टेबल हो पाए और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और उन लोगों के साथ compete कर सकें जो जिनके पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है या जो इसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसको देखने का दूसरा पहलू भी है। अगर अब दूसरी साइड कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है और जज साहब बैठे हैं और एक एडवोकेट टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा जानता है, यूज कर सकता है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो एक डिफरेंट आएगा। और एक जो एडवोकेट है जिसे टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती और वो बहुत कम जानता है और वो उसको यूज करने की कोशिश कर रहा है, या उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट मोबाइल फोन नहीं है, या बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, या उसकी बैंडविड्थ, वो उसकी लोकेशन ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसके पास बैंडविड्थ बहुत अच्छी नहीं है, एंड ही इज नॉट एबल टू प्रेजेंट इन ए प्रॉपर वे। तो इन दोनों प्रेजेंटेशंस में डिफरेंस रहेगा। और वो जो डिफरेंस है, कहीं ना कहीं अगर हम कोर्ट के प्रावेश में देखें तो वो जज के ऊपर इस बात का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो सब जितने भी मुद्दे हैं, इन सब के मद्देनजर जो ये वर्डिक्ट आ रहे हैं बीसीआई के या और लोगों के, ये सब इसी प्रावेश में है कि हमारे जो दूसरे सेगमेंट हैं, पहले हम उनको ट्रेन कर लें, एजुकेट करें, अवेयर करें और इन सब चीज़ों को यूज करने में कंफर्टेबल बनाएं। और रेदर अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज भी देखें और जो इंटरनेशनल स्फीयर में जो प्रोग्रेस है उसको भी देखें, तो हमें जो इसमें जाना तो स्टेज वाइज ही पड़ेगा। और अदरवाइज भी जो हमारी कोर्ट है उनके पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम डायरेक्टली वर्चुअल कोर्ट को इम्प्लीमेंट कर पाए। अच्छा, इसमें आपने एक जवाब में ये भी कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज है, तो मानी बात, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो सीक्रेसी ऑफ डॉक्यूमेंट या सीक्रेसी ऑफ फैक्ट एक बड़ा मैटर रहेगा मुकदमों में। तो आपको क्या लगता है कि इसमें डेटा चोरी या जो इंफॉर्मेशन चोरी या इंफॉर्मेशन की हेरा फेरी के चांसेस ज्यादा है, उनको जब तक पूरी तरह से सिक्योर न बनाया जाए तब तक इससे हम आगे न बढ़े? हाँ, जब तक हम अगर प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को डेवलप करके इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये गैप हमेशा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में या साइबर वर्ल्ड में इसका सोल्यूशन नहीं है, सभी सोल्यूशन है। एडवांस से एडवांस हमारे पास एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो कम्युनिकेशन है उसको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। हम डेटा को भी हैश वैल्यू और डिजिटल सिग्नेचर यूज करके उसकी जो ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन इन सब टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना, उसका एक कंसोलिडेटेड सॉफ्टवेयर बनाना, ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करके एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म देना, ये सब चीजें अभी इसमें अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो ये सब चीजें टाइम लेंगी, इनमें रिसोर्सेज भी लगेंगे। तो सर्टेनली उतना टाइम हमारे लोगों को ट्रेन करने में और उनको इन चीज़ों को यूज करने में, उनसे कंफर्टेबल होने में भी लगेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से समय के बाद इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा,
एक चीज और उठ रही है, ये बात भी सामने आ गई कि जब टेक्नोलॉजी का यूज होने लगेगा, वर्चुअल हियरिंग कह लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी, अगर एग्जैक्टली वर्चुअल हियरिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं न्याय जल्दी मिलेगा और सस्ता हो जाएगा। इस पे आपकी सहमति कहाँ तक है? या ये सिर्फ एक मिथ है, या बहुत कम फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी जो होता है नॉर्मली, अगर आप देखते रहिए, आपने भी जी देखा होगा कि वकील एक जगह से आ रहा है, अगर कहीं किसी दूसरे शहर में हियरिंग है, आ रहा है, आने जाने का खर्चा क्लाइंट उठा रहा है, या जो भी दे रहा है, तो वो एक खर्चा है, प्लस आने जाने का टाइम भी लग रहा है। वर्चुअल में या क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के भरोसे में जो जहां बैठा वहीं सो रहा है, तो क्या न्याय सस्ता होगा और जल्दी होगा? सर, यहाँ पर मैं बड़ी एक सिंपल सी छोटी सी लाइन की स्टेटमेंट दूंगा। अगर हम कॉस्ट बेनिफिट को बड़ा नजदीक से देखें तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि ओ माय गॉड, सो मैनी बेनिफिट, व्हाई वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड इट अर्लियर। तो अगर आप इस जी। बेनिफिट को देखेंगे तो ये इतने ज्यादा हैं। तो मैं कुछ बेनिफिट आपको बताना चाहूंगा। पहला तो कॉस्ट सेविंग, जैसा कि आपने बताया, लेकिन कॉस्ट सेविंग सभी के लिए है। देखिए, गवर्नमेंट करोड़ ऑफ रुपीज स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, वो सारा करोड़ ऑफ रुपीज आपका बच जाएगा। ठीक है, जितने भी विजिटर हैं जो कोर्ट में जाते हैं, उनका जाने का टाइम, उनके रिसोर्सेज, उनका वेटिंग टाइम, एडजॉर्नमेंट कॉस्ट, और ये सब आपकी सेव हो जाएंगी। एक एडवोकेट के लिए भी बहुत कन्वीनियंट रहेगा कि वो अपने ऑफिस में ही बैठकर एट द वन टाइम मल्टीपल कोर्ट, चाहे वो एक परमाइसिस में हो या डिफरेंट परमाइसिस में हो, ही कैन अटेंड ऑल द मैटर एट द वेरी सेम टाइम। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि वकीलों का और जजेस का बहुत सारा टाइम बचेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप बोल रहे हैं और आपको पता है कि कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहा है और आपके सारे मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो बड़ा फोकस्ड होगा और टू द पॉइंट होगा। तो इसमें ना तो कोर्ट का, ना वकीलों का, और ना ही सोसाइटी में लोगों का टाइम वेस्ट होगा। प्लस अगर हम एक बार कनाडा के सिस्टम को देखें तो वहाँ सिस्टम क्या है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रोसीडिंग होती है और जैसे ही एक जज सब प्रोसीडिंग सुन रहे हैं और उनके मैटर खत्म हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर सिस्टम है उनको दूसरी एडजॉइनिंग कोर्ट के जहां मैटर ज्यादा है या जहां वर्कलोड ज्यादा है, उसके मैटर ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसिंग हो जाती है। लोड बैलेंसिंग से कोर्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। प्लस जब कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रोसीडिंग करेंगे तो उनका जो अननेसेसरी टाइम है कि जी वेट करने का, या अननेसेसरी जो आर्गुमेंट है, या कई बार हम कोर्ट में देखते हैं कि न्यूसेंसेस हो जाती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। कोर्ट के पास ज्यादा टाइम डिस्पोजल में रहेगा। और इसमें जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि हम लोग यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन का। तो मैं इसका बड़ा अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज करो जज साहब एक मैटर हैंडल कर रहे हैं और जैसे ही वो मैटर कंप्यूटर में आता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उनको आइडेंटिफाई करके बता देगा कि इस तरह के पहले कौन से मैटर आए जो सिमिलर फैक्ट पे थे, इसमें ट्रायल कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। तो जो उनके जजमेंट होंगे उनकी क्वालिटी बेटर होगी, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि अब तक इस तरह के मैटरों में क्या पैटर्न रहा, क्या जो हमारी सुपीरियर कोर्ट है उनका क्या एटीट्यूड है। तो उनको जजमेंट करना भी इजी रहेगा, टाइम भी कम लगेगा। प्लस जो कंट्रेरी या जो कंफ्लिक्टिंग जजमेंट आ जाते हैं, वो सारे इशू भी खत्म हो जाएंगे। और उसके अलावा अबव ऑल, अगर मैं कोर्ट नहीं जा रहा तो जो ट्रेवल के दौरान जो स्ट्रेस है, या वहां कोर्ट में वेट करने का स्ट्रेस है, या जो एडजॉर्नमेंट का स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस बचेगा। एनवायरमेंट वुड बी बेटर। जैसा कि अब हम कोविड-19 सिचुएशन में देख रहे हैं कि अगर हम अब कोर्ट नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा पड़ा है। वी हैव ए क्लीनर वाटर, वी हैव ए क्लीनर एयर, सो एवरीथिंग वुड बी available to you in a better manner as far as the efficient is concerned. Apart जी। from that, the another very important thing is कि जितने भी आपके मैन पावर रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू कितना टाइम एडवोकेट स्पेंड कर रहे हैं, कितना टाइम लिटिगेंट स्पेंड कर रहे हैं। प्लस जैसे अगर अब हम अपने ये जो ऑफिशियल विटनेस हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अब इनको एक ही दिन में कई कोर्टों में जाना होता है, तो ये एक कोर्ट में तो जाके एविडेंस देते हैं, दो कोर्टों में रिक्वेस्ट देते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि ये अपने हॉस्पिटल में काम भी कर पाएंगे और एट द सेम टाइम काम करते करते ये एक से ज्यादा कोर्टों में एविडेंस भी दे सकते हैं।
तो अगर हम इन बेनिफिट को देखें तो इतने ज्यादा बेनिफिट हैं कि अगेन आई विल से ओ माय गॉड देयर आर सो मेनी बेनिफिट व्हाई वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड इट अर्लियर। सुपर जी। लेकिन एक चीज और आती है, जो मतलब जो बेनिफिट्स हैं और जो सुविधाएं जो होगा, वो कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादा दिखती है, जैसे हाई कोर्ट्स हो गए या सुप्रीम कोर्ट हो गए, जहां नंबर ऑफ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स के मुकाबले बहुत कम है। लोअर कोर्ट्स की जहां तक बात है तो हिंदुस्तान भर में करीब 3.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है। और वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कुछ बड़े राजधानियां, अगर राज्यों की राजधानियों को अगर आप छोड़ दीजिए, तो बाकी जगह शायद टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पहुंची है भी है, तो उसके इस्तेमाल को लेकर सवाल है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जो ट्रायल बेसिस पे होता है, एक क्रिमिनल केसेस हो गए और दूसरे सिविल के केसेस हो गए। क्रिमिनल के केसेस में एविडेंस की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो क्या आपको लगता है कि जो ट्रायल बेसिस पे है, वहां पे ये वर्चुअल कोर्ट या टेक्नोलॉजी के आधार पे मामला अभी चालू होने में या करने में काफी टाइम लगेगा, या उसके लिए हमको पहले ज्यादा तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि वहां से नीचे से चीज ऊपर आए तो ज्यादा बेहतर हो? देखिए, पहली जो बात आपने कही वो तो मैं उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा, डिजिटल डिवाइड। अब हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोग जो है टेक्नोलॉजी से अवेयर भी ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम है। लेकिन जैसे ही हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये जो गैप है ये ब्रिज होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट होने पर एफिशिएंसी आएगी कोर्ट में, डिस्पोजल ज्यादा रहेगी, तो धीरे धीरे ये जो गैप है ये खत्म होने लग जाएगा। दूसरा जो आपने बात कही ट्रायल वाली, उस बात से मैं आपसे एग्री करता हूँ। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल कोर्ट है उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ट्रायल। तो अभी फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने क्या किया है, जो ट्रायल की प्रोसीडिंग है, जो प्री ट्रायल है, प्री ट्रायल तो उन्होंने 100% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर दी है। और मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, यूके ने ये मोबाइल फोन के थ्रू भी अलाउ कर दिया कि अगर जज चाहे तो प्री ट्रायल में मोबाइल से बात करके उस मैटर को डिस्पोज कर सकता है। जब हम ट्रायल में आते हैं तो ट्रायल में थोड़े से चैलेंज हमें हैं, जिसके लिए हमें जो है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर डेवलप करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रायल के अंदर विटनेस की टेस्टिमनी को भी देखें तो हर एक ट्रायल में 50% से ज्यादा विटनेस वो होते हैं जो आपके फॉर्मल विटनेस है, और 50% विटनेस ऐसे होते हैं जो क्रूशियल विटनेस है। तो अभी तक जो डिस्ट्रिक्शन चल रही है, जो फॉरेन कंट्री जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है, तो उन्होंने फॉर्मल विटनेस तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर दी है, और जो क्रूशियल विटनेस है, फॉर एग्जांपल जहां डॉक्यूमेंट ज्यादा चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन में, या विटनेस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस, तो वहां पर दे आर डूइंग इट विद द फिजिकल मीडियम। तो अल्टीमेट सोल्यूशन जो हमारा रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल। उसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन भी है, वो रीजन ये है कि कल को बिकॉज ऑफ द हैकिंग, बिकॉज ऑफ द डेटा थेफ्ट, बिकॉज ऑफ द अटैक विच आर इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड, हमें एक पैरेलल मैकेनिज्म को बिल्टअप करना पड़ेगा, फिजिकल मैकेनिज्म को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कि कभी किसी वजह से हमारे को वर्चुअल मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन, तो हम उन प्रोसीडिंग को फिजिकल माध्यम से आगे चला पाए। अच्छा, क्या अब मेरा आखिरी सवाल है कि चूंकि हम इस चीज को लगभग टेस्ट कर चुके हैं वर्चुअल हियरिंग के मामले, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस पर पे, तो क्या आपका ये मानना है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप जो डिजिटाइजेशन या जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा था, हम उससे चूंकि आगे आ गए, तो जहां पे ये संभव है, जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा हमको वर्चुअल हियरिंग पे काम करते रहना चाहिए और साथ साथ बाकी चीज को अपग्रेड करना चाहिए? बिल्कुल सर, जैसा मैंने बताया कि ये सब चीजें फेजेस में चलेंगी, क्योंकि अभी हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं। जब तक ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी तब तक इसके अंदर जो आपको कोर्ट डायनेमिक्स चाहिए, जो कोर्ट में एक कंफर्ट चाहिए कि जी मैं आपसे आर्गू कर रहा हूँ और उसी समय इस समय मैं आपसे बोलते हुए डॉक्यूमेंट को रेफर करके आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दूं, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम पूरी तरह से इवन आर्गुमेंट में भी और प्री ट्रायल में भी वर्चुअल प्रोसीजर पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अभी हम चल रहे हैं मेक एंड शिफ्ट अरेंजमेंट, लेकिन इसको हमें वी हैव टू मेक इट टोटली कंफर्टेबल, टोटली स्मूथ। हमें इसको इंटीग्रेट करके
इस तरह से करना पड़ेगा ताकि जिससे जो डायनेमिक्स हमें कोर्ट में मिलता है, जो कंफर्ट हम कोर्ट में फिजिकली लेते हैं, उसी कंफर्ट को या उससे बेहतर कंफर्ट को हम वर्चुअल मीडियम में ला पाए। जी, नीरज अरोड़ा जी, द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नीरज अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि हम तैयार हुए हैं, लेकिन अभी कई स्टेप्स हैं जिनको हम स्टेप बाई आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर तरीके से ये क्या कहते हैं, जो इसका डिजिटाइजेशन वर्चुअल हियरिंग का मामला, हम उससे आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे न्याय सस्ता भी होगा और जल्दी भी होगा। तो ये थे नीरज अरोड़ा जी।